एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। तो बात करेंगे हम लोग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो भाई, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इस चैप्टर से, दैट इज अ मैग्नेट। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक मैग्नेट क्या चीज होती है। तो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या किसी भी ऐसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसके अंदर आयरन, निकल एंड कोबाल्ट हो, तो उसे हम मैग्नेट कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मतलब मैग्नेट जिन सब्सटेंसेस को अपनी तरफ खींचती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल निकल, कोबाल्ट एंड, ये रट लेना आप लोग नाम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो, आप लोगों से कोई ये भी कह सकता है भाई कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। भाई जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती जिस चीज को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि कोई वुड है, प्लास्टिक है, फाइबर है, तो इन चीजों को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों टाइप ऑफ मैग्नेट। अगर कोई आपसे कहे कि भाई एनी टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट बता दो, तो आप बता सकते हैं कि भाई बार मैग्नेट होती है, रिंग मैग्नेट होती है, हॉर्स शू मैग्नेट होती है, डिस्क मैग्नेट होती है, और ये एक मैग्नेटिक निडल है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट हैं, अलग अलग शेप में मिलती हैं, मार्केट में भी मिल जाएंगी आप लोगों को। क्लियर है? नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट के बारे में। तो बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, कहता है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। एक मैग्नेट के हमेशा कितने पोल्स होते हैं? टू पोल्स होते हैं, जिसमें एक इसका नॉर्थ पोल होता है और एक इसका साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट के ऑलवेज टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। ये कहता है व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली। अगर आप किसी मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर लो फ्रीली, तो उस कंडीशन में ये ऑलवेज रेस्ट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारी अर्थ है ना, ये अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है ना? तो जिस साइड इसका नॉर्थ पोल होता है उसका साउथ होता है। क्लियर? क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, ये क्या कह रहा है? कहता है इन अ मैग्नेट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को। इसका मतलब यह है कि अगर आप दो मैग्नेट हैं आपके पास, आप उनके नॉर्थ पोल पास लाओगे तो वो रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ को पास लाओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहता है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। If a bar magnet is cut into two pieces, then each piece will have its own north and south pole. It means that अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, आप उसे बीच में से ऐसे ब्रेक कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल इसके पास चला जाएगा, साउथ इसके पास चला जाएगा। जो ब्रेक होंगे ना दो पीस, उन दोनों पीसेस के अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक के पास नॉर्थ चला जाएगा, एक के पास साउथ आ जाएगा। दोनों के पास अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल रहेंगे। क्लियर बात है? नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पे एक मिस्टेक करते हो आप लोग। यहां दो क्वेश्चन राइज होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दोनों के दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। इन दोनों के सॉल्यूशन भी डिफरेंट है। समझ में आया ना? इनके आंसर जो है थोड़े अलग है और थोड़ा सा डिफरेंस है, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहां पे देखो क्या लिखा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं लिखा है। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, तो ये ना अपने चारों तरफ एक रीजन अराउंड बना लेती है। ये अपने चारों तरफ एक रीजन बना लेती है। इस रीजन के अंदर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन फील करता है। समझ में आ गई बात? तो ये अगर कोई पूछता है ना व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको बताना इट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच
अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फील अट्रैक्शन और रिपल्शन, या आप ये भी कह सकते हैं इट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक कंपास निडल शोज डिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? तो देखो लिखा भी है द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला, और इसकी एक लोअर लिमिट भी होती है जिसको गॉस कहते हैं, और 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 10⁴ गॉस। क्लियर बात है? तो ये आप एमसीक्यू के लिए आप लोग मार्क कर लें, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। क्लियर? नेक्स्ट चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने कहा था इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। ये एक मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। अब ये जो देखो इसका नॉर्थ पोल है बच्चों, ये इसका साउथ पोल है, तो यहां से कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो इसके नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंट्री करती है, ठीक है ना। और साउथ पोल में एंट्री करने के बाद ये इसके अंदर से आती है ऐसे, और ये अपने आप में एक क्लोज पाथ बनता है। ये अपने आप में एक क्लोज पाथ बनता है। एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो इसके अंदर एंट्री करती है बच्चों, वो भी इसके अंदर से ऐसे आती है, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कोई पूछे ना व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपको बताना दीज आर द इमेजिनरी लाइंस emit from the north pole and enter into the south pole। एक तो ये बता दिया। दूसरी बात आपको बतानी है बच्चों कि ये क्या दिखाती हैं, ये दिखाती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर इस पॉइंट पे अगर कोई पूछेगा मुझसे कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये है। इस पॉइंट पर क्या है, ये है। इस पॉइंट पर क्या है, ये है। तो ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती हैं, शो करती हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमें पता चल गया। और देखो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप एक चीज नोटिस करो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी डिफाइन करती हैं। कैसे? जहां ये पास पास होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो यहां एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि किसी बार मैग्नेट पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां होती है, पोल्स पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोजर होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोजर होती हैं। क्लियर? अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर साउथ टू और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ गई बात? एक और बात समझो, मैग्नेट के अंदर होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और बाहर है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम है, लेकिन इसके अंदर ये सारी लाइंस पैरेलल जाती हैं। ये सारी लाइंस पैरेलल जाती हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं, हमें लिखा भी क्या है, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से, लिखा है दीज आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय स्प्रिंकलिंग द आयरन फिलिंग अराउंड अ मैग्नेट और मूविंग द मैग्नेटिक कंपास अराउंड अ मैग्नेट। वैसे भी मैं आपको बता दूं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करो या फिर आप मैग्नेटिक कंपास का यूज करो। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, ये कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम एंड एंटर इनटू द साउथ पोल। क्लियर है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स पर क्या होती है, ये क्लोजर होती है। क्लियर बात है? ठीक है, पोल्स पर क्या होती है, क्लोजर होती है देन द अदर रीजन। अदर रीजन में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पर होती है, पोल्स पर होती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लो, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती, इसके जस्ट स्लाइड में हमारे पास ये क्वेश्चन भी है, उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। देखो अभी देखो बच्चों, क्वेश्चन है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब ये पूछ रहा है क्यों नहीं करती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिनोट क्या करती हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा आप एक चीज देखो, अगर मैं ये मान लूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने मान लिया एक दूसरे को क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग देख रहे हो, ये इस पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो, एक तो इधर को चली जाएगी ये, और एक इसके टेंजेंट में जाएगी। मतलब इसके अकॉर्डिंग देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, if they intersect then there will be two direction of magnetic field at the point of intersection which is not possible। क्लियर है। देखो लिखा है as we know magnetic field line represent the direction of magnetic field at any point, if they intersect each other then there will be two direction of magnetic field at the point of intersection which is impossible। क्लियर बात है। therefore magnetic field line never intersect ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहां से मैं आपको बता दूं, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि आप छोड़ के नहीं जा सकते बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट। तो बच्चों बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखो बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो आप लोग यूनिफॉर्म में, देखो क्या हो रहा है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो ना, इनके बीच में डिस्टेंस जो है बराबर है। इसका मतलब आप यहां पे किसी भी पॉइंट पे उंगली लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगी, डायरेक्शन भी और स्ट्रेंथ भी। अब यहां देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहां कम होगी, और डायरेक्शन भी देखो चेंज हो गई, यहां पे डायरेक्शन इधर थी, वहां जाके डायरेक्शन उधर हो गई। तो यहां पे क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर डायरेक्शन या फिर स्ट्रेंथ दोनों में से कोई भी चेंज होता है तो उसे बोलेंगे फिर नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर वहां ऑप्शन में हो सकता है कि डायरेक्शन सेम रहेगी, स्ट्रेंथ चेंज होगी, या दोनों चेंज होंगे, या दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म में स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगी, दोनों सेम रहेंगी। क्लियर बात है बच्चों। तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम एट एवरी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म में लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर नॉट सेम इन द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात, प्लेस टू प्लेस वो चेंज होता रहेगा। तो ये हमारा टॉपिक था बच्चों, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक पर। और देखो नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा क्या है, कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मतलब समझो क्या है। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट पास करते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर हम करंट पास करते हैं, तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। वो अपने अराउंड क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। अब यहां पर हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक तो ये बताना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, और आपको दूसरी बात ये बतानी है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर ये दो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसमें। तो लिखा है देखो, इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर कैरिंग करंट, द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास शोज डिफ्लेक्शन। दिस शोज दैट
द कंडक्टर कैरिंग करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अभी डिस्कस करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना, इसे मार्क करेंगे। ये अपने आप में एक यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसी में आपके 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे, वो भी मैं बताऊंगा क्या होंगे। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना। इसको करेक्शन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो ये टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। देखो इसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊं, देखो बहुत आसान सा काम है। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यह बताना है कि जब हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो पहली लाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब बताना है कि कैसी, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द कंडक्टर। देखो ये जितने भी सर्कल हैं इन सबका सेंटर इस कंडक्टर के ऊपर लाई करता है। क्लियर होगी बात भाई। पहली बात आपको बता दी मैंने, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द कंडक्टर। पहली बात होगी। दूसरी बात आपको बतानी है कि जो ये बनी है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। दूसरा एरो लगाओ, ठीक है, अब उसमें लिखो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्लियर होगी बात। अब देखो यहां पे क्या लिखा हमने, लिखा व्हेन अ करंट इज ये फ्लोइंग आएगा, ठीक है ना, वो एल इसके अंदर आगे हुए, ठीक है। व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर देन a magnetic field is generated, a magnetic field is generated, this magnetic field is in the form of concentric circles whose center lie on the conductor or wire। पहला काम कंप्लीट। दूसरा एरो, this magnetic field can be observed by passing current carrying straight conductor through a cardboard and sprinkling दी आयरन फिलिंग ऑन इट। और अगर आप इसकी डायरेक्शन चाहते हैं तो आप लोग यूज करेंगे मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आ गई भी, क्लियर होगी बात। अब ये डायग्राम बना देंगे। इसके बाद देखो इसी के साथ इसी के पैरेलल में एक और टॉपिक एडजस्ट होगा आपका, और वो होगा मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और आप बोर्ड एग्जाम्स में भी देखना, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। और वो आपसे ये पूछेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस रूल से फाइंड आउट होती है। तो वहां पे वो उल्टे सीधे ऑप्शन भी देंगे आपको, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। तो आपको याद रखना है कि यहां पर मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल यूज होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब ये राइट हैंड थंब रूल देखो क्या कहता है बच्चों, ये आपको कहता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और आप उसे होल्ड करते हैं अपने राइट हैंड में, इन सच दैट, इधर ध्यान दो बेटा, इन सच दैट कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे। तो जो आपकी फिंगर रैप्ड होती है, ये जो फिंगर आपकी रैप हो रही है, ये डिनोट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई। देखो यहां थंब इसने करंट की डायरेक्शन में रखा है, ये करंट की डायरेक्शन है, फिंगर जो इसकी रैप हुई है ये इसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। देखो बच्चों अभी वो स्ट्रेट कंडक्टर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, समझ गए ना मेरी बात को। अब इसी में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर
कैरिंग करंट डिपेंड्स। ये कह रहा है कि जो स्ट्रेट कंडक्टर था अभी, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी ये किन चीजों पर डिपेंड करती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है। तो बच्चों पहली चीज तो ये डिपेंड करती है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये भाई थोड़ा सा ना स्पेलिंग में गलत नहीं है, स्पेलिंग वो ओवरलैपिंग कर रही है स्पेलिंग, ठीक है। इधर देखो भाई ध्यान से। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई मुझे कि जो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। पहला, इस तार के अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, और भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के। इसका मतलब अगर करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की क्लियर होगी। इधर ध्यान दो भाई, चलो कोई बात, इधर ध्यान दो। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चली गई करंट के, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इस वायर से आप जितना डिस्टेंस कैरी करोगे, जितना दूर आप जाते रहोगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी। मतलब पहले सर्कल पास पास होंगे और फिर ये दूर दूर होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा सर्कल ही गायब हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्योंकि वहां पे फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां से आगे मैग्नेटिक जो कंपास होगी वो भी डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगी। क्लियर बात होगी। तो दो चीजें ये भी हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड करती है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप कंडक्टर कैरिंग करंट। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास एक लूप कंडक्टर है जिसमें करंट पास होता है, तो वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। भाई इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक लूप लेना पड़ेगा, और इस लूप को आप लोग क्या करेंगे, पास करेंगे कार्डबोर्ड से, एक कार्डबोर्ड से पास करेंगे और बैटरी से कर देंगे इसको कनेक्ट, जिससे अब इसके अंदर से करंट पास होगी और करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है। तो जब आप किसी लूप कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। फिर से लिखेंगे, व्हेन करंट इज पास थ्रू अ लूप कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर। और देखो सेंटर के जो कोई ये जो लूप है ना बच्चों, इसका सेंटर है लूप का, ये इस लूप का सेंटर पे आप एक चीज नोटिस करना, ये स्ट्रेट हो जाती है। सेंटर पे क्या हो जाती है, ये स्ट्रेट हो जाती है, सेंटर पर ये जाके स्ट्रेट हो जाती है। तो ये बात भी हम बता देंगे कि एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम स्ट्रेट। क्लियर। अब बात आएगी भाई इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगी, फिर वही मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट होगी। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से कैसे, यहां पे देखो इसको पकड़ो ऐसे, वायर को देखो ऐसे फिंगर रैप हो रही है तो ऐसे जाएगा, तो इधर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो थंब नीचे रखना पड़ेगा, तो ये ऐसे राउंड हो रही है। क्लियर बात है। तो देखो क्या लिखा है भाई, यहां पे लिखा है व्हेन करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर और वी कैन से लूप कंडक्टर, the magnetic field is produced in the form of concentric circles around the conductor. Towards the center, the arcs of the circles become larger and appear to be straight line. बात समझ में आ गई। सेंटर पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखना स्टार्ट हो जाती है, और यहीं एक एरो लगा के एक लाइन और लिख दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर से क्वेश्चन अराइज हुआ, आपने लूप कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड चेक कर ली। अब आपको यह बताना है कि ये जो लूप कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। देखो भाई पहला पॉइंट देखना आप लोग, कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब
पहली चीज मुझे पता चली कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड थिंग कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर इन द कॉइल। भाई दूसरी चीज मुझे पता चली कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। आप कॉइल में जितने राउंड लगाएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अगर मैं आपको कल कोई क्वेश्चन पूछूं कि भाई एक कॉइल है मेरे पास, ठीक है ना, दो कॉइल है मेरे पास जिनका साइज तो सेम है कॉइल का, एक में टर्न है 50, एक में टर्न है 1000, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? जिसमें 1000 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बाकी करंट वरंट के पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चली गई। इसका मतलब आप कॉइल जितनी बड़ी बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम आएगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना कम आएगी। बात समझ में आ गई भाई? मतलब ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है, पहला करंट पर, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर, और तीसरा उस कॉइल के साइज पर। कॉइल का साइज जितना ज्यादा होगा, जितनी बड़ी कॉइल बनाओगे आप, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो फैन होते हैं ना, फैन की जो बाइंडिंग करते हैं हम लोग, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी कॉइल लगाते हैं। छोटी कॉइल बनाने से ना दो बेनिफिट होते हैं भाई। आप छोटी कॉइल बनाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा आएंगे, टर्न्स ज्यादा आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और कॉइल छोटी होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोनों केसेस में बढ़ती है, इसलिए ऐसा करते हैं। बात समझ में आ गई भी? नेक्स्ट वन देखेंगे, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्लॉक फेस रूल। पहले ये समझो ये क्लॉक फेस रूल है क्या और इसे कहां यूज किया जाता है, उसके लिए थोड़ा सा और समझना पड़ेगा हमें। देखो भाई ध्यान से, एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। क्या कहते हैं भाई इसको? सोलेनॉइड क्या है? अगर आप किसी भी पेपर पे उसका सिलेंडर बना के और उस पे वायर वाउंड करते हैं, ठीक है ना, ये एक मैंने पेपर का सिलेंडर बना लिया और इसके ऊपर मैं अगर वायर्स वाउंड कर दूं ऐसे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। और भाई सोलेनॉइड भी क्या करता है, जब इसमें हम करंट पास करते हैं तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर आप इसमें करंट पास करेंगे, मतलब इसे बैटरी से आप कनेक्ट कर देंगे, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और ये कौन सी मैग्नेट बन जाएगी? एक तरह से ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। ये बार मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये बार मैग्नेट बन जाएगा तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बार मैग्नेट बनते ही तो इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल आ जाएंगे। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल इसका साउथ है। और भैया ये नॉर्थ एंड साउथ वाला खेल ही कौन करेगा? ये करेगा क्लॉक फेस रूल। ये क्लॉक फेस रूल आपको बताएगा कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल। उसके लिए देखो बैटरी तो आपने कनेक्ट की है। अब जब आप इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट भी आपको पता होगी कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो आपको करना क्या है? आपको इस सोलेनॉइड को ऐसे देखना है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज घूम रही है, तो देखो क्लॉकवाइज वाला सिस्टम ही है, मतलब एस बन रहा है ये, इसका मतलब ये साउथ पोल है। ये क्या है? साउथ पोल है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका मतलब जिस पोल को आप देख रहे हो वो नॉर्थ पोल है, इसका मतलब क्लॉक फेस रूल क्या करता है? सोलेनॉइड में जो मैग्नेट, अच्छा जब आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल मिल जाएंगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता देंगे, समझ गए ना, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। अभी कह रहा है दिस रूल स्टेट दैट व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग, बार बार हमारा एल जो है सी के साथ चला गया, ठीक है ना, इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द फेस ऑफ द कॉइल विल बी बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। इफ द करंट इज flowing in clockwise direction then the face of the coil behave like a south pole। देखो ये ऐसे भी याद हो जाता है। ये देखो हमने S बनाया तो ये किस चीज को दिखा रहा है? इस डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज। और ये देखो N बनाया हमने तो ये एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसका काम है किसी भी सोलेनॉइड के अंदर या किसी भी कॉइल के अंदर ये चेक करना
कि वो नॉर्थ पोल बना है या साउथ पोल बना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ये क्वेश्चन के चांस कम है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ध्यान से, चीजों को ना समझ के करोगे ना तो ज्यादा दिन तक याद रहेगी, रटोगे तो फिर भूलोगे। समझ में आई ना बात। अब देखो पहले तो ये समझते कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या। अगर हम किसी भी आयरन नेल के ऊपर वायर वाउंड करें और उसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बनी मैग्नेट, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। लिखा है व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ वायर वाउंड अराउंड आयरन नेल देन इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड दिस मैग्नेट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई कुछ यूजेस डिस्कस कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के। देखो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, कहां कहां इसको यूज करते हैं। देखो जो कंपनीज होती है ना वहां पे स्क्रैप्स को उठाने में काम करती है। कोई हैवी स्क्रैप है इसको उठा के ले जाएगी, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगी, चिपक जाएगा इसके ऊपर, और जहां तक भी लेके जाएंगे, जहां भी छोड़ना होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेंगे, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और इसको छोड़ देगा। ये काम आप परमानेंट मैग्नेट से तो नहीं कर सकते, फिर छुड़ाओगे कैसे। पहली बात तो वो इतना हैवी वेट उठाती नहीं है, छोटी मैग्नेट्स होती हैं वो। तो लिखा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर एंड फैंस। देखो जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना उसमें इस तरह से कॉइल्स लगती हैं वायर की बनके, और ये मैग्नेट जनरेट करते हैं जिसकी वजह से वो घूमती है। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन शॉर्टिंग द स्क्रैप मेटल। शॉर्टिंग का मतलब होता है, मतलब मान लो मिट्टी है, आयरन है, ये सब मिल गए, अब उसमें से आयरन को अलग करना है स्क्रैप को, तो क्या करेंगे, मैग्नेट से उसको अलग कर लेंगे। लिखा है जाइंट मैग्नेट, जाइंट का मतलब होता है बड़ी मैग्नेट, ठीक है, आर यूज टू लिफ्ट हैवी मशीन्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाके रखना होता है, तो वो किसके थ्रू करते हैं ये लोग। आप जब किसी बड़ी कंपनी में जाओगे ना जो मैकेनिकल वर्क करती हो, आप देखना उनके ना चेन सिस्टम होता है, तो वो क्या करते हैं ऊपर चेन लगा के रखते हैं हर जगह पे। तो मुझे अगर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के वहां ले जाना ना, तो मैं क्या करूंगा, उस चेन में बांधूंगा उसको, और वो चेन के थ्रू उसको कहीं भी ले जाएंगे उठा के। तो उठाने के लिए उसको बांधना पड़ता है, फिर खोलना पड़ता है, तो ये क्या करते हैं, मैग्नेट का यूज करते हैं। मैग्नेट चिपकाई, ले गए, स्विच ऑफ किया, इसने छोड़ दिया। क्लियर बात होगी भाई। नेक्स्ट देखो ये अपना एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जिसमें आपसे पूछा गया है डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। देखो एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि एक डिफरेंस पता है सफिशिएंट है, कम से कम 4 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर हम लोग पहला पॉइंट देखो, लिखा है इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी आप ऑफ कर दोगे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। कहता है इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। अब कहता है स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो, कैसे, आप करंट ज्यादा पास करो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, कोयल छोटी बनाओ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। भाई इसकी स्ट्रेंथ आप चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट है। एक बार मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे चेंज कर सकते, नहीं कर सकते। कहते पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। अगर आप किसी मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करना चाहते हैं तो आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, आपने सेल उल्टा करके लगा दो, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ होगा वो नॉर्थ बन जाएगा। अब देखो रिसेंटली कोई पेपर था, मैंने पढ़ा था भी, किसी के यहाँ प्री बोर्ड में आया था शायद ये क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि एक भाई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने बैटरी को पलट के लगा दिया, रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया, तो क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नॉर्थ पोल बिकम द साउथ पोल एंड साउथ पोल बिकम द नॉर्थ पोल। सिंपल सा आंसर था, ठीक है ना, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और उसमें लिख देना कि नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा। कहते हैं इट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था कि ये बड़ी मैग्नेट बनाई जा सकती है, जबकि ये एक वीक मैग्नेट होती है, छोटी मैग्नेट होती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक, और नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा, मैं कहता हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पक्का आएगा पेपर में, ठीक है ना,
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई। फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसे आप छोड़ के नहीं जा सकते बिल्कुल भी। एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैं बताऊंगा इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अगर केस स्टडी में आता है तो फिर इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन बना के देंगे आपको वो। देखो भाई ध्यान से, कहता है AM एम्पियर सजेस्टेड दैट इफ अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था भाई? AM एम्पियर ने किया था। और उन्होंने ये सजेस्ट किया था क्या, कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है और उस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आइडेंटिफाई होती है। किससे? देखो आपको ये बात क्लियर कट पता होनी चाहिए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, और चलो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस टाइम हमारे सिलेबस से आउट है, लेकिन बताएंगे कि वो भी क्या करता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है क्या, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये कंडक्टर है एक, इसमें करंट पास हो रही है, देखो ये करंट इसके अंदर से पास हो रही है, और देखो ये नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, और ये रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसके ऊपर लगेगी एक फोर्स। अब ये या तो आउटवर्ड मूव करेगा या फिर इनवर्ड मूव करेगा। अब किधर मूव करेगा यही बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यही बताएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फिलहाल हमने क्या किया, हमने बता दिया कि जब किसी कंडक्टर को जो कि करंट कैरी करता है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब इसी चीज को हमें एक एक्सपेरिमेंट से बताना है, और उस एक्सपेरिमेंट में हम ले लेते हैं एक कंडक्टर, ठीक है, लिखा है देखो, एन एल्यूमिनियम रोड इज suspended horizontally by a wire between the poles of a horseshoe magnet and current is passed through the wire. The aluminium rod is get displaced. aluminium rod क्या होगी बच्चों? डिस्प्लेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके ऊपर लगी होगी एक फोर्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं, मतलब इस सेल को पलट के लगा देते हैं, then the direction of the displacement is also reverse। मतलब अगर ये पहले बाहर की तरफ भाग रहा होगा तो जैसे ही आप सेल पलट के लगाओगे तो ये अंदर की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ गई? The force exerted on a conductor is maximum if the conductor is perpendicular to the magnetic field। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपने कंडक्टर को 90 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा, तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो फोर्स मैक्सिमम होगी। वो कितनी होगी? क्योंकि इनके बीच में एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। अगर आपने कंडक्टर को ऐसे रख दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया, तो बच्चों इसके ऊपर फोर्स पता है कितनी लगेगी? 0 लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी इसके ऊपर। और क्यों नहीं लगेगी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि एक फॉर्मूला है जो फोर्स कैलकुलेट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई भी, फोर्स लगती है, बैटरी चेंज कर दी तो बैटरी का डायरेक्शन चेंज किया तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। ये बात अभी मैं आगे भी समझाऊंगा जो मैं अभी समझा रहा था आपको। देखो तो यहां पर देखो क्या लिखा है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फॉर्मूला। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक्चुअल में ये आई बी एल साइन थीटा है। आई यहां पर क्या है? करंट। बी यहां पर क्या है? स्ट्रेंथ। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है? लेंथ ऑफ द। थीटा पता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर के बीच में जो एंगल है,
समझ में आ गई बात। अब देखो मैं आपको क्यों कह रहा था, आपको पता है F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, आपने पढ़ लिया। मैंने कहा था ना थीटा अगर 90 होगा तो F पता कितना होगा, आई बी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस कंडीशन में F हो जाएगा आई बी एल। लेकिन अगर थीटा आपने 0 डिग्री कर दिया इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो ऐसे कैलकुलेट होगा आई बी एल साइन 0 डिग्री। और बच्चों साइन 0 तो 0 होता है, आई बी एल इंटू 0, इसका मतलब फोर्स इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी 0 न्यूटन। तो ये बात ना कई बार पूछी गई है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल है कि वो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करे 90। ठीक है, कई बार क्या होगा, आपको ऐसे 4 फिगर बना के देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसमें से कौन से में मैक्सिमम होगी, तो इसमें मैक्सिमम होगी, पूछेंगे किसमें 0 होगी, इसमें 0 होगी। समझ में आ गई बात। एक्चुअल में पता क्या है ना, ये फोर्स क्यों लगती है, पता है क्यों लगती है ये फोर्स, किसी को पता है ये फोर्स क्यों लगी होगी, किस क्यों लगी होगी ये फोर्स। देखो भाई अब मैं बताता हूं कि ये फोर्स क्यों लगी होगी। एक्चुअल में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आ रही होंगी किसकी, मैग्नेट की, और जब आपने करंट पास किया होगा इस कंडक्टर के अंदर से, एक मैग्नेटिक फील्ड इसने जनरेट किया होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इसने जनरेट किया होगा। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं दोनों मैग्नेट्स की, तो ये फोर्स जनरेट होती है। तो ये फोर्स, और अगर ये एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो उस कंडीशन में वो इंटरसेक्शन नहीं होगा और उस कंडीशन में फोर्स भी जनरेट नहीं होगी। वो चाहते हैं कि मैक्सिमम कट करें, ये मैक्सिमम कट करें, बात समझ में आ गई ना। तो जब मैक्सिमम कट करेंगी तो उस कंडीशन में फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम जाएगी। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना भाई, यहां से आपको एक 1 मार्क्स एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात करेंगे अभी हम लोग, हटा दे इसको भाई। देखो भाई, तो यहां से क्वेश्चन अराइज हो गया और ये क्वेश्चन हमने अभी किया है। देखो बात करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन की, कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो बच्चों अभी तो एक फॉर्मूला बताया आपको, क्या, F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। वो कंफ्यूज मत हो ना, वो एक आई है एक एल है, आई बी एल साइन, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया क्या, मुझे ये समझ में आ गया कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। तो बच्चों इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बातें सारी स्टेटमेंट में लिखनी है। फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फोर्स ऑन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्या है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और तीसरा देखो क्या है, द फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है। तो यहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो नो डाउट इससे आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस किस चीज पे डिपेंड करती है। सब में डायरेक्टली है क्योंकि इसमें कोई भी नीचे नहीं है अपॉन में, सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखो भाई, कहते फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी आपसे कोई पूछे ना व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या एक्सप्लेन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आप इस रूल को बताने से पहले ये जरूर बताएं कि ये रूल करता क्या है, उसके बाद आप बताएंगे ये कैसे फॉलो होता है। तो आप इसमें पहले ये बताना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अब आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखो क्या कहता है बच्चों, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है
ये कहता है बच्चों, इफ वी होल्ड द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है, ये हमारा फोर फिंगर होता है, ये हमारा मिडल फिंगर होता है और ये हमारा थंब होता है। सबसे पहले कहता है कि आप सबसे पहले होल्ड करें अपना मिडल फिंगर, अपना फोर फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर बात है? कहते हैं सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाए और मिडल फिंगर दिखाए डायरेक्शन ऑफ करंट। ये दो आप सेट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन में। ये थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा ना वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। और इसके लिए आप लोग याद भी रख सकते हैं, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि भाई फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट। तो ये डायरेक्शन रहेगी करंट की, ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये दो आप एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन आपको पता होंगी, इनको एडजस्ट करेंगे। ये जिस भी डायरेक्शन में जाएगा थंब वही आपकी किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई? तो ये देखो, ये इसने मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखनी है, ठीक है ना, जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में रखनी है और जो आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, और थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करता क्या है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज क्या होता है। देखो भाई, यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेट करंट। इसकी डेफिनेशन बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, इधर ध्यान देना। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है बच्चों? देखो यहां पर ये डायरेक्ट करंट है। अगर आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो तो आप ये देखना कि ये अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज नहीं कर रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लिखा है अ करंट दैट ऑलवेज फ्लो in one direction is called direct current. The current we get from a battery or a cell is direct current. जो बैटरी और सेल हम लोग यूज करते हैं उनमें जो करंट आता है वो करंट कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट होता है। ऑल्टरनेट करंट क्या होता है फिर भैया? ऑल्टरनेट करंट देखो, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, मैक्सिमम गेन किया, फिर वापस जीरो, फिर इधर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ये पीरियोडिकली, ये वर्ड आप लोग को लिखना है, ये वर्ड जो देख रहे हो ना मैंने क्या कहा? पीरियोडिकली, ठीक है ना। तो पीरियोडिकली क्या करता है? ये चेंज करता है अपनी डायरेक्शन को। क्या करता है ये? कहता है करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेट करंट। कहता है मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूसेस अल्टरनेट करंट। हमारे घरों में जो करंट आता है, ये जो वोल्टेज, वो जो कनेक्शन आपके घरों में है, ये अल्टरनेट करंट का है। किसका है ये? ऑल्टरनेट करंट है, क्योंकि ये पीरियोडिकली क्या करता है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। आप में से किसी को पता है हमारे घरों में जो कनेक्शन है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है बच्चों? 50 हर्ट्ज। देखो यहाँ क्वेश्चन भी होगा एक, लिखा है गिव वन एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेट करंट। मैं आपको बता दूं, ये मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन पेपर में आते हुए, क्वेश्चन के साथ में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन है गिव वन एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेट करंट ओवर द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के ऊपर एक एडवांटेज बताना, मतलब आपसे ये नहीं पूछा एसी का एडवांटेज, वो कह रहा है कि वो एडवांटेज बताओ जो डीसी में नहीं है, जो डीसी में नहीं है। लिखता है an advantage of alternate current over the direct current is that it can be transmitted over a long distance without much loss of energy. एनर्जी लॉस बहुत कम होता है एसी करंट में, डीसी में बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। इसीलिए आप देखना, अगर आप यहां पे कोई बैटरी लगाओ, उससे तार को खींच के अपने घर तक ले जाओ, वहां बल्ब जलाना, 2 मिनट जलेगा बंद, पूरी बैटरी डिस्चार्ज, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा रास्ते में, जो कि एसी करंट में नहीं होता। जो कि मैं ये नहीं कहता कि एसी में होता ही नहीं है, एसी में होता है, बट इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। क्लियर बात है ना। अब मान लो सपोज करते हैं क्वेश्चन आ गया कि भाई एक ऐसा एडवांटेज बताओ ऑल्टरनेट करंट का जो कि डीसी में नहीं है। बच्चा कहता है इससे हम अपने घर का बल्ब जला सकते हैं। अरे भाई वो ये नहीं पूछ रहा, ठीक है वो एडवांटेज है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि भाई ओवर द डीसी, डीसी से भी बल्ब जला सकते हो आप, ठीक है ना। जो डीसी में नहीं है वो एडवांटेज बताना है। क्लियर बात है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन आवर हाउसेस। तो हमारे हाउस में जो आता है यहाँ पर 50 हर्ट्ज आता है। और मैं एक बात और बता दूं बच्चों, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इंडिया के अंदर 220 वोल्ट आता है। कितना आता है? 220 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट, आप देखना जितने भी डिवाइसेस आप मार्केट से परचेज करके आते हैं ना, उसमें इनपुट पे 220 वोल्ट लिखा होता है। इनपुट 220 वोल्ट लिखा होता है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, इसके दो छोटे छोटे और सब टॉपिक्स हैं, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। ध्यान से देखना भाई, जरा इधर ध्यान दो। टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, आपको पता होगा कि जो आपका घर है वहां पे पावर स्टेशन से दो वायर आती है, एक रेड और एक ब्लैक। तो जो रेड वायर आपके घर से आती है, ये घर पे आती है रेड वायर, इसको हम कहते हैं लाइव वायर। क्या कहते हैं? लाइव वायर। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और वी कैन से फ्यूज यहां पे इन्होंने लगा दिया, ठीक है। अब बाद में भी लगा होता है फ्यूज। अब यहां से सबसे पहले आपके घर में आती है ये, और आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा होता है ये सबसे पहले उसके अंदर एंट्री करती है। दूसरी वायर आती है आपके घर में ब्लैक वायर। दूसरी कौन सी वायर आती है भाई? ब्लैक वायर आती है। और बच्चों ये जो ब्लैक वायर है ये आपके मीटर में एंट्री करती है। मीटर से फिर निकलती है दोनों वायर्स। ये रेड वायर आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है और ब्लैक वायर भी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। क्लियर बात होगी भाई? तो सबसे पहले एंट्री करा मीटर के अंदर, मीटर से एंट्री किया आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। अभी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर अलग अलग सर्किट बने होते हैं जो अलग अलग करंट पे काम करते हैं। मतलब कोई 5 एम्पियर का सर्किट बना दिया, 10 एम्पियर का बना दिया, 15 एम्पियर बना दिया, तो जितना भी लोड होगा ना उसी के अकॉर्डिंग उसी सर्किट पे डाला जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब एसी चलाना है तो हायर सर्किट डालेंगे 15 एम्पियर तक, ठीक है। आपको कोई फैन वैन चलाना है तो 5 एम्पियर टू 10 एम्पियर आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम समझ में आ गया आपको कि डिफरेंट डिफरेंट करंट्स का लोड जो है वो उसकी कैपेसिटी रहती है। अब आपके घर में ये स्विच लगे हुए हैं। देखो इस स्विच के अंदर ना 3 वायर आई हैं। एक लाइव वायर, एक लाइव वायर है ये वाली तो लाइव है, सब में जा रही है। ये न्यूट्रल वायर भी सब में जा रही है, न्यूट्रल वायर भी है सब में एंट्री कर रही है। अच्छा एक वायर और देख रहे हो आप लोग, ग्रीन, ये पता है कौन सी वायर है? ये अर्थ वायर है, ये सब में कनेक्टेड है। और पता है फाइनली कहां जा रही है? अर्थ में जा रही है। ये यहां पे गड्ढा खोदेंगे, इसमें कॉपर प्लेट लगाएंगे एक, और उसमें NaCl, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, ये सब मिला के से दबा देंगे, ठीक है ना। इसका काम पता क्या है कि अगर कहीं भी लीकेज ऑफ करंट हुआ, कहीं करंट लीक हुआ, तो वो ह्यूमन बॉडी को छोड़कर, मान लो सपोज करते हैं इसके बाद 2 ऑप्शन है, एक ये पर्सन है इसने तार पकड़ लिया, तो इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो इसकी बॉडी में से उतार दे इस करंट को, और दूसरा ऑप्शन है कि ये अर्थ वायर से जाए। अरे ये बहुत अच्छा कंडक्टर है बच्चों, कॉपर, और ये वायर भी कॉपर की लगी होती है। तो ये क्या करता है, इसकी बॉडी में से ना जाके ये इस अर्थ वायर के थ्रू सारा लीकेज ऑफ करंट अर्थ के अंदर चला जाता है, इसीलिए इसको अर्थ वायर कहते हैं। इसी को इसको क्या कहते हैं हम लोग? अर्थ वायर कहते हैं। देखो कई बार ना छोटे छोटे क्वेश्चन भी आए थे, कलर क्या होता है बच्चों अर्थ वायर का? ग्रीन होता है, ठीक है ना। किस मेटल की प्लेट लगाते हैं? कॉपर की लगाते हैं। बात समझ में आ गई ना? क्लियर? क्यों यूज किया जाता है? सेफ्टी पर्पज से। लीकेज ऑफ करंट क्या होता है? अर्थ में सप्लाई करने का काम करता है ये। अगर किसी डिवाइस में लीकेज ऑफ करंट होगा तो वो अर्थ में सप्लाई करेगा। आपको पता है किसी भी डिवाइस, ये ज्यादातर अर्थ वायर पता है कहां पे कनेक्ट होती है? जिनकी बॉडी आयरन की बनी होती है, ठीक है। बात समझ में आई? इधर ध्यान दो बेटा, जिनकी बॉडी किस चीज की बनी होती है? आयरन की बनी होती है। और ये जो अर्थ वायर है ना, उसमें कहीं अंदर सर्किट में कनेक्ट नहीं होता, ये उसकी बॉडी से कनेक्ट होता है कि अगर उसकी बॉडी में करंट आए तो वो अर्थ में सप्लाई हो जाए। समझ में आ गई बात? ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है ना बच्चों, ये आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करनी है। ये सारी बातें थ्योरी में यही लिखी है, ठीक है ना। लिखा है इलेक्ट्रिक पावर टू होम इज सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स, वन इज लाइव वायर विद रेड इंसुलेशन एंड अनदर इज
अनदर इज न्यूट्रल, जो कि ब्लैक इंसुलेशन होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 220 वोल्ट। द अर्थ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन is connected to the metal plate kept under the ground. In our homes, separate circuits are used. One is of 15 ampere appliances with high power, जैसे geyser, air conditioner, etc. The other is 5 ampere appliances with low power, जैसे bulb, TV, ये सब चीजें चलाते हैं, ठीक है ना। कहता है in domestic circuit all the appliances are connected in parallel so that every appliance get equal voltage, और we can say potential difference, and also one switch off, मतलब हर एक को एक अलग अलग स्विच आप प्रोवाइड कर सकते हैं। the other will remain unaffected, मतलब अगर आप एक को स्विच ऑफ करते हो तो बाकी सारे चलते रहते हैं, अगर सीरीज में लगाओगे तो एक को बंद करोगे सारे बंद हो जाएंगे। कहता है the appliances having metallic body, जिनकी बॉडी मेटल की बनी होती है, like electric iron, refrigerator, etc. are connected to the earth wire so that leakage of current then passes to the earth and prevent from electric shock। समझ में आ गई बात। इसके बाद देखो दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, इसी पर बेस्ड हैं। देखो भाई टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारे पास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट एंड द शॉर्ट सर्किट। और मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट सर्किट का एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बहुत आता है, और ये बताता हूं वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं आपको अभी बता रहा हूं ये क्वेश्चन मैं मल्टीपल चॉइस में दूंगा आपको, ठीक है। अभी बताते हैं। देखो कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ओवरलोडिंग एंड द शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग पहले डिस्कस करते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब समझो क्या है। मान लो सपोज करते हैं मेरे पास एक स्विच है, यहाँ पर ये स्विच की कैपेसिटी है 5 एम्पियर से ऊपर नहीं झेलता करंट, आप इसके ऊपर ओवरलोड करो, ठीक है ना। आप जब ओवरलोड करोगे इसके ऊपर तो क्या होगा, ये हीटअप करेगा, हीटअप करेगा, इसके अंदर जो वायर लगी होगी वो पिघल जाएगी, और पिघल के क्या होगा, दोनों आपस में टच हो जाएंगी। कौन कौन सी, लाइव एंड न्यूट्रल वायर। और जैसे ही वो आपस में टच होगी फिर होगा शॉर्ट सर्किट, फिर होगा शॉर्ट सर्किट। लिखा है द ओवरलोडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द इंक्रीजेस इन वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि वोल्टेज जो होती है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट, मतलब ओवरलोडिंग का एक रीजन ये भी है कि कोई दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए, करंट बढ़ेगी। कहते हैं इफ टू मैनी appliances are connected to single socket, it result in overloading of the wires and can cause damage to the circuit and appliances। इस कंडीशन में आपके जो सर्किट्स हैं वो भी डैमेज हो सकता है, आपके अप्लायंसेस भी डैमेज हो सकते हैं। अब ये शॉर्ट सर्किट क्या भैया, जब भी लाइव वायर कॉन्टेक्ट में आएगी किसके, न्यूट्रल वायर के, तो वहां पर क्या होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और इस कंडीशन में सडनली करंट इंक्रीज होती है। सडनली करंट कितनी इंक्रीज होती है, इनफाइनाइट, और होता है स्पार्क, और फिर टूट जाती है वायर। वायर ज्यादा मजबूत है तो आग लगा देंगी। क्लियर हो गई बात। ये जो आप लोग देखते हो ना कि भाई एसी में स्पार्क हुआ तो शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जब भी लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाती है किसके, न्यूट्रल वायर के, तो उस कंडीशन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में करंट इनफाइनाइट हो जाती है। करंट क्या होती है, इंक्रीज करती है बहुत तेजी से। क्लियर हो गई बात, किसी को डाउट तो नहीं है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे यही पूछूंगा कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें क्या होता है, तो ध्यान रखना करंट इनफाइनाइटली क्या होती है, इंक्रीज करती है। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।